कनिका अपने कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही उसकी नज़र सुकून को ढूंढ रही थी। उसने सुकून के लिए हॉस्टल में बात कर ली थी और आज ही वो उसे हॉस्टल भेजने वाली थी। बाहर आकर जब उसे सुकून कहीं नहीं दिखाई दी तो वो सुकून के कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो सुकून के कमरे में आई, उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थीं। सुकून ने पूरे कमरे को तहस नहस कर रखा था। दीवारों पर कलर से पेंट किया हुआ था तो बेड शीट पर वाटर कलर बिखरे हुए थे। हर एक चीज़ को उसने पेंट के रंग से रंग दिया था। कनिका गुस्से से उसे देखते हुए उसके पास आई और बेड पर बैठी हुई सुकून का कंधा पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, ये तुमने क्या किया है? पागल हो गई हो क्या तुम? ऐसे कौन करता है? बेवकूफ़ कहीं की। सुकून ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे पेंटिंग करना पसंद है। अगर तुम्हें पसंद है डंकी आंटी, तो तुम भी कर सकती हो। बोलते हुए सुकून ने अपने कलर्स कनिका की तरफ बढ़ा दिए। कनिका ने उन कलर्स को अपने हाथ में लिया और दूर फेंक दिया। वो सुकून को गुस्से से देखते हुए बोली, तुमसे ज़्यादा बदतमीज लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। पूरा रूम गंदा कर दिया और इसे पेंटिंग का नाम दे रही हो? सुकून उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। कनिका दांत पीसते हुए बोली, नहीं छोड़ूंगी, और अब तो तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अभी कुछ ही देर में हॉस्टल वाले तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। वहाँ जाकर जो मर्जी करना, लेकिन यहाँ पर अगर अब तुमने और गंद मचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। बोलते उसने सुकून के कंधे को छोड़ा और पूरे कमरे को एक नज़र देखकर कमरे से बाहर निकल गई। जैसे वो कमरे से बाहर आई, उसकी कोमलिका से टक्कर होते होते बची। वो कोमलिका की तरफ देखते हुए बोली, जाओ, जाकर सुकून को तैयार करो और उसे खाना खिला दो, वरना सबके सामने तमाशा करती फिरेगी। कोमलिका ने अपना सिर हाँ में हिलाया, लेकिन उसकी मुट्ठियां गुस्से से कसी हुई थीं, क्योंकि वो कोमलिका नहीं, सिया थी। कनका जो कुछ सिया के लिए बोल रही थी वो सुनकर सिया का मन तो कर रहा था कि वो उसका सिर फोड़ दे। कनिका वहां से चली गई तो सिया सुकून के कमरे में आई और आते ही वो पहले सुकून के पास आई और उसे गले से लगाया। वो सुकून की तरफ देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना बच्चे? सुकून की आंखों में आंसू थे। वो सिया की तरफ देखते हुए बोली, ये सब कब खत्म होगा सिया? कब हम वापस अपने घर जाएंगे? अब मुझे डंकी आंटी के यहाँ नहीं रहना। प्लीज़ मुझे घर ले चलो। सिया ने एक बार फिर से उसे अपने गले से लगाया और बोली, बस बहुत जल्दी हम यहाँ से चले जाएंगे बच्चे। बस थोड़ा सा वक्त अपनी सिया को और दे दो। सुकून रोते हुए बोली, लेकिन वो डंकी आंटी तो बोल रही थी कि वो मुझे हॉस्टल भेज देंगी। क्या वो सच में मुझे हॉस्टल भेज देंगी? मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। और डैड, डैड तो हमारा इंतजार कर रहे हैं ना? सिया ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर सहलाया और बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चे, तुम हमें छोड़कर कहीं भी कभी भी नहीं जाओगी। बस डैड कुछ देर में हमें लेने के लिए आते होंगे, लेकिन उससे पहले हमें तैयार होना है। आओ मैं तुम्हें तैयार करूं। बोलते हुए उसने सुकून को अपनी गोद में उठा लिया था और उसे बाथरूम की तरफ लेकर गई। कुछ देर बाद ब्लड स्टोर मिला। कनिका बेसब्री से कुछ लोगों का इंतजार कर रही थी। वो लोग कोई और नहीं, हॉस्टल से सुकून को लेने आने वाले लोग थे। तभी दरवाजे पर कुछ कदमों की आहट हुई तो कनिका ने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा। अपने सामने हॉस्टल के मेंबर्स को देखकर उसने जल्दी से कमोलिका को आवाज़ लगाई। कमोलिका जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हुई। कनिका कमोलिका की तरफ देखते हुए बोली, जाओ, जाकर सुकून को लेकर आओ। कमोलिका ने एक बार फिर से अपना सिर हाँ में हिलाया और अंदर रूम में चली गई। कुछ ही देर में वो सुकून का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आई, जहाँ हॉस्टल के स्टाफ मेंबर्स सोफे पर बैठे थे। सुकून को देखकर कनिका सुकून के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे सबके सामने लेकर आई। वो उन हॉस्टल मेंबर्स की तरफ देखते हुए बोली, मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरी बेटी से, इसलिए आप लोग प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। इसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुकून कनिका की बात सुनकर हैरानी से उसे देखते हुए बोली, अब झूठ क्यों बोल रही हो डंकी आंटी? आप और मुझसे प्यार करती हो? कितना बड़ा झूठ बोल रही हो। सिया कहती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर आप तो एक नंबर की झूठी हो। सबके सामने सुकून की ऐसी बातें सुनते हुए कनका की आंखें बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से हॉस्टल वालों की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आप इसकी बातों को सीरियस मत लीजिएगा, ये मुझसे नाराज है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। बोलकर वो सुकून के सामने घुटनों के बल बैठी और बोली,
मम्मा बहुत जल्दी तुम्हारे पास आएंगी तुमसे मिलने। बेबी गर्ल, आप फिक्र मत करो। बोलते हुए वो सुकून के बिल्कुल पास हुई और धीमी लेकिन बेहद कर्कश आवाज में बोली, लोगों के सामने मेरा तमाशा मत बनाओ। चुपचाप इन लोगों के साथ जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। सुकून ऊंची आवाज में बोली, नहीं, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। आप मेरी मम्मा हो ना, तो मैं आपका पीछा कैसे छोड़ सकती हूँ। मुझे आपके साथ ही रहना है। और आप ये खुसुर फुसुर करके बातें क्यों कर रही हो? पहले तो बड़ा चिल्ला चिल्ला कर बातें करती हो, लेकिन अब ऐसी बातें कर रही हो कि मुझे सुनाई भी ना दे। कनिका उसे देखती ही रह गई। उसने जल्दी से पलटकर पीछे स्टाफ की तरफ देखा। उनमें से एक आदमी कनिका के पास आया और सुकून की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि मिस कनिका, कि आपकी बच्ची आपसे काफी नाराज है, या फिर शायद आप उसका ध्यान अच्छे से नहीं रखती, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं। कनका तुरंत से अपनी जगह से उठी और उस आदमी की तरफ देखते हुए वो बड़े ही नॉर्मल तरीके से बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है। बोलते हुए उसने दांत पीसते हुए सुकून की तरफ देखा। वो आदमी झट से बोला, देखिए, आप हमारे सामने बच्चों के साथ इस तरह से पेश नहीं आ सकते। अब तो हमें यकीन हो रहा है कि आप सच में अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश नहीं कर रही हैं। हमें सुकून के डैड से मिलना है। सुकून झट से बोली, लेकिन मेरे डैड यहाँ पर नहीं है। ये तो मेरी वो मम्मा है जिनके पास मैं अभी कल ही आई हूँ। मेरे डैड तो मिस्टर करण सिंघानिया है और मेरी माँ सिया सिंघानिया है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये डोंकी आंटी बहुत गंदी है। इन्होंने मुझे बहुत मारा भी। देखिए कैसे मुझे हर्ट किया। बोलते हुए सुकून ने अपने कंधे पर अपनी उंगली रखी, जहाँ पर उसकी स्लीवलेस ड्रेस में उसका लाल कंधा साफ दिखाई दे रहा था। स्टाफ में से एक लड़की जल्दी से सुकून के पास आई और उसके कंधे को छूकर बोली, ओ गॉड, ये मैटर तो बहुत सीरियस लगता है। बोलते हुए उसने कनिका की तरफ देखा और बोली, हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी मिस कनिका। आप अपनी बच्ची को बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रही हैं और हम लोग इसका सपोर्ट कभी नहीं कर सकते। हमें यह बात पुलिस को बतानी होगी कि आप अपने बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्रूअल बिहेव करती हैं। कनिका गुस्से से बोली, हाउ डियर यू। मैं अपने बच्चे के साथ जैसे भी बिहेव करूं, तुम होती कौन हो मुझे ये सब बताने वाली। नाउ जस्ट गेट आउट। मुझे तुम्हारे साथ सुकून को कहीं भी नहीं भेजना है। तुमसे अच्छे स्कूल और हॉस्टल वाले मुझे बहुत मिल जाएंगे। निकलो अभी इसी वक्त मेरे घर से। बोलते उसने उन लोगों को घर से बाहर जाने का इशारा किया। वो आदमी कनिका की तरफ देखते हुए बोला, हमें तो आप भेज देंगी मिस कनिका, लेकिन कल को जब आपकी सच्चाई सबके सामने आएगी तो आप बहुत पछताएंगी। किसी भी बच्चे के साथ ऐसा बिहेवियर सही नहीं है, और आप तो इस बच्ची की माँ हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। बोलकर वो आदमी बाकी स्टाफ के साथ वहां से चला गया। सुकून को हॉस्टल के लिए लेकर जाने वाला स्टाफ बिना सुकून को लिए ही वहां से जा चुका था। कनका ने गुस्से से उन सबको भेज दिया था और अब वो गुस्से से सुकून की तरफ देख रही थी, जिसकी वजह से आज उसकी इंसल्ट हुई। हालांकि वो इंसल्ट नहीं, उसके सामने सच्चाई का वो आईना था जिसे वो देखना नहीं चाहती थी, कि वो एक माँ के रूप में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उनके जाते ही सुकून भी डरकर अपनी जगह पर खड़ी थी। हालांकि उसे पता था कि सिया उसके साथ है, लेकिन फिर भी कनिका को देखते हुए उसे डर लगने लगा था। कनिका गुस्से से कांपते हुए सुकून के पास आई और उसे कंधे से पकड़कर खींचते हुए बोली, ये क्या बेहुदा हरकत की थी तुमने? आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, अभी मुश्किल से 3-4 साल की हो और तुम इतनी नौटंकी करती हो, इतनी प्लानिंग करती हो। तुमने जानबूझकर मुझे उन सबके सामने वो सब सुनाया ताकि वो लोग मुझे गलत समझें। लेकिन उन्हें क्या पता कि यहाँ पर तुमने मेरा जीना हराम किया है। कोई बात नहीं, वो लोग तो चले गए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे मैं तुम्हें हॉस्टल नहीं भेजूंगी? हॉस्टल तो मैं तुम्हें भेज कर रहूंगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सुकून दर्द से कराहते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन कनिका ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। सुकून गुस्से से बोली, तुम बहुत गंदी हो डंकी आंटी। उन लोगों ने कुछ झूठ नहीं कहा। अगर तुम मेरी मॉम हो तो तुम मुझसे मॉम की तरह बिहेव क्यों नहीं करती? तुम बहुत गंदी हो, मुझे मारती हो, मुझे रुलाती हो, मुझे खाना भी नहीं देती, मुझे प्यार भी नहीं करती। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम जैसी गंदी मॉम मैंने कभी नहीं देखी। अच्छी बात है जो तुम कभी मेरे साथ नहीं थी। अगर तुम मेरे साथ होती तो तुम्हारी नहीं मेरी लाइफ खराब हो जाती। सुकून के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कनिका का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। वो सुकून पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत? बोलते हुए उसने अपना हाथ सुकून के ऊपर उठा दिया था, लेकिन उसका हाथ सुकून को लगता उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ रोक लिया था।
गुस्से से उसने नजर उठाकर सामने की तरफ देखा तो कमोलिका उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी। कनका ने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़वाया और बोली, तुम दो कौड़ी की नौकर की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे हाथ को हाथ लगाओ। लगता है अपनी औकात भूल गई हो। कमोलिका बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, औकात तो मैं अपनी बिल्कुल नहीं भूली हूँ। बात इतनी सी है कि तुम इंसानियत भूल चुकी हो। कनिका को यह बात इस कदर लगी कि उसने आवाज पर तो ध्यान ही नहीं दिया। वो गुस्से से गरजती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जुबान चलाने की? निकलो मेरे घर से। बोलते उसने कमोलिका को जोर से धक्का दे दिया था। कमोलिका को इस चीज की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो नीचे गिरने को हुई, लेकिन किसी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अब कनिका ने अपने सामने खड़े शख्स की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरत में फैल गईं। उसके सामने कोई और नहीं, करण सिंघानिया खड़ा था। करण गुस्से से कनिका को देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस और मेरी लिटिल कैट पर हाथ उठाने की? करण को अपने सामने देखकर सुकून जल्दी से उसकी गोद में चढ़ गई। कनिका करण की बात सुनकर हंसी और बोली, तुम्हारी प्रिंसेस का तो समझ में आता है कि वो मेरे पास है, लेकिन तुम्हारी लिटिल कैट, वो मेरे पास नहीं आई। और जब वो मेरे पास आई ही नहीं तो मैंने उस पर हाथ कैसे उठा दिया? हसरत तो बहुत है उसका गाल अपने हाथों से लाल करने की, लेकिन फिलहाल वो बची हुई है। जिस दिन मेरे चंगुल में आएगी उस दिन उसका बुरा हाल कर दूंगी। तभी वहां पर आवाज आई, अच्छा ऐसा क्या? तो मैं भी देखती हूँ तो मेरा क्या बुरा हाल करती हो तुम। बोलते हुए करण के पीछे से कमोलिका करण के आगे आकर खड़ी हुई और उसने अपना घूंघट उठाया। कमोलिका की जगह पर सिया को देखकर कनिका एकदम शॉक्ड हो गई। वहीं सिया के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल थी। वो कनिका की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? तुम्हारे तो खुद के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम तो मेरे गाल लाल करना चाहती थी ना? क्या हुआ, तुम्हारे लिए थोड़ा ब्लेसर मंगवाऊं? अपने चेहरे को थोड़ा लाल गुलाबी कर लेना। कम से कम तुम्हारे चेहरे पर जो बेशर्मी है थोड़ी बहुत छिप जाएगी। कनिका गुस्से से गरजती हुई बोली, हाउ डेयर यू, मेरे घर में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? लगता है भूल गई हो कि पिछली बार क्या हुआ था। पर यह भी अच्छी बात है, अब मैं देखती हूँ कि तुम लोगों को कौन बचाता है। बोलते हुए उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और किसी को फोन करने लगी। सामने अभी फोन लगा ही था कि उसे अपने आसपास की रिंगटोन सुनाई देने लगी। सामने से ही लॉयर इंस्पेक्टर और कुछ और यूनिफॉर्म पहने लोग अंदर की तरफ आ रहे थे। कनका के चेहरे पर लूसीफर स्माइल आ गई। वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, मैं आप लोगों को ही फोन करने की कोशिश कर रही थी। देखिए ये लोग फिर से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मेरा एक हस्बैंड अपनी प्रेजेंट वाइफ के साथ जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया है और मुझे और मेरी बेटी को मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप इसे गिरफ्तार कीजिए। पिछली बार की वार्निंग लगता है इन लोगों को समझ नहीं आई। बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड झलक रहा था। इंस्पेक्टर कनिका के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, अरेस्ट तो हम जरूर करेंगे मिस कनिका, लेकिन मिस्टर सिंघानिया और मिसेस सिंघानिया को नहीं, बल्कि आपको। इंस्पेक्टर की बात सुनकर कनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत से बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? होश में तो हैं आप लोग? मैं आपसे इन दोनों को अरेस्ट करने के लिए बोल रही हूँ और आप लोग उल्टा मुझे ही अरेस्ट करने की धमकी दे रहे हैं। लगता है मिस्टर कर्ण सिंघानिया ने आपको काफी पैसे दिए हैं। कितने में बिके हो आप? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख? मुंह मांगी कीमत मिलेगी आपको, लेकिन अभी इसी वक्त इन दोनों को अरेस्ट कीजिए इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने करण की तरफ देखा और बोला, हमसे गलती हो गई मिस्टर सिंघानिया, आप सही कह रहे थे। ये औरत सच में बहुत गिरी हुई है, सबको अपने जैसा समझती है। इंस्पेक्टर को करण से बातें करते देख कनिका हंसी और बोली, अब समझ में आया मुझे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो तुमने कानून को भी खरीद लिया। बोलते हुए कनिका ने अब करण की तरफ देखा। करण और सिया अभी भी दोनों चुप थे, लेकिन तभी सिया ने करण की तरफ देखा और बोली, आज आपको आखिरी मौका दे रही हूँ मिस्टर लूसीफर, अपनी एक्स वाइफ के करीब जाकर उन्हें सेटिस्फाई करने का। जाइए अपनी एक्स वाइफ को थोड़ा अपना प्यार दिखाइए। करण के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। वो जाकर कनिका के सामने खड़ा हुआ और उसे देखते हुए बोला, वैसे तो मुझे तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम आईना देखती होगी तो तुम्हें खुद को देखते हुए समझ आ जाता होगा कि तुम कितनी घटिया इंसान हो। लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। बोलते हुए करण ने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और कनिका की तरफ घुमाया। उस पर कनिका और सुकून की वीडियो चल रही थी, जिसमें सुकून को कनिका बहुत बुरा भला बोल रही थी।
ये वीडियो तब की थी जब सुकून ने पूरे कमरे में पेंट गिराया था और साथ ही साथ फोन पर एक और वीडियो चली जब सुबह सुबह सुकून कनिका को उठाने के लिए उसके कमरे में आई थी, लेकिन कनिका ने उठकर सुकून के साथ जो किया था वो सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। सुकून कनिका के कमरे में अकेली नहीं आई थी, सिया भी उसके साथ थी, लेकिन अपना फोन वहां पर रखकर सिया वहां से बाहर चली गई थी। और जब कनिका बाथरूम गई तो सिया ने वहां से अपना फोन वापस उठा लिया था। ऐसा ही उसने तब भी किया था जब कनिका सुकून के कमरे में आई थी और पेंटिंग को देखते उसने सुकून पर अपनी भड़ास निकाली थी और उसे ऐसे शब्द कहते जो एक औरत किसी भी बच्चे को ना कहे। सुकून तो फिर भी कनिका की अपनी बेटी थी। वो सारी वीडियो देखते हुए कनिका की आंखें बड़ी हो गईं। वहीं करण और सिया अभी भी सुकून की आवाज़ सुनकर उनकी आंखों में नमी आ रही थी। कनिका ने तुरंत से करण से फ़ोन लेना चाहा, लेकिन करण ने अपना फ़ोन पीछे की तरफ खींच लिया और इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, इंस्पेक्टर, अगर ये फ़ोन टूट जाए तो प्रूफ तुम लोगों के पास है ना? इंस्पेक्टर ने अपना सर हाँ में हिलाया। इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कनिका गुस्से से बोली, तुम सब लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची है, पर मैं तुम सबको देख लूंगी। तुम लोग इस वीडियो से कुछ प्रूफ नहीं कर सकते। वो बोल ही रही थी कि एक जोरदार थप्पड़ करण ने उसके गाल पर जड़ दिया। कनिका का मुंह दूसरी तरफ घूम गया और उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसका पूरा जबड़ा करण के एक थप्पड़ से हिल चुका था। गुस्से से लाल होते हुए वो करण की तरफ देखने लगी। करण भी दांत पीसते हुए बोला, यह थप्पड़ उस दर्द का जवाब है जो तुमने मेरी सुकून को दिया। कनिका गुस्से से कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही करण ने एक थप्पड़ उसके गाल पर और जड़ दिया और बोला, और ये थप्पड़ उस दर्द का हिसाब है जो तुमने मेरी लिटिल कैट को दिया। उसकी बात सुनकर सिया की नजर तुरंत से उस पर उठ गई। कनिका के दोनों गाल करण के थप्पड़ से लाल हो चुके थे। वो गुस्से से करण को देख रही थी। करण नाराजगी और गुस्से के मिले जुले भाव से बोला, तुमने आज तक मेरे साथ जो कुछ भी किया कनिका, मैंने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरी प्रिंसेस और मेरी लिटिल कैट से तुम्हें दूर रहना चाहिए था। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन उन दोनों पर आँच भी आए मैं पूरी दुनिया में आग लगाने की हिम्मत रखता हूँ। सिया ने जल्दी से आकर करण को संभाला, क्योंकि इस वक्त करण इमोशनल होने लगा था। उसने करण के सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, ये क्या बात हुई मिस्टर लूसीफर? आप तो मिस कनिका से सारा हिसाब अकेले ही करने लगे। कम से कम मुझे भी एक मौका दीजिए। बोलते हुए वो करण के आगे आकर खड़ी हो गई और गुस्से से कनिका को देखने लगी। कनिका भी गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ जो किया है उसका अंजाम तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों कुछ भी करोगे और मैं बर्दाश्त कर लूंगी? भूलो मत, मैं कनिका हूँ और कनिका कुछ भी कर सकती है। उसकी बात सुनकर सिया हल्का सा हंसी और बोली, इस बात पर तो कोई शक नहीं है कनिका कि तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन वो कुछ भी अच्छा बिल्कुल नहीं हो सकता। घटिया से घटिया हरकत तुम कर सकती हो, किसी भी हद तक तुम गिर सकती हो। वो क्या है ना, गिरे हुए इंसान की कोई हद नहीं होती। वैसे ही तुम्हारे घटियापन को तोला नहीं जा सकता और ना ही रोका जा सकता है, क्योंकि तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। लेकिन आज एक बात तुम्हें अच्छी तरह से बता दूं कि मनुष्य तुम जैसे लोग होते हैं जो दूसरों की जिंदगी में आकर सिर्फ जहर घोलते हैं, किसी को खुशी नहीं देते, बस हर किसी की तकलीफ का कारण बनते हैं। मनुष्य तुम जैसे लोग होते हैं जो दूसरों की हंसती हुई दुनिया को बर्बाद करने की ख्वाहिश रखते हैं। मेरी सुकून मेरा और मेरे मिस्टर लूसीफर का सुकून है। वो हमारी खुशी है, हमारा प्यार है, हमारे लिए एक खूबसूरत तोहफा है जो तुमने नहीं, उस भगवान ने हमें दिया है। और आइंदा उस पर अपना मनुष्यत भरा साया डालने की कोशिश भी मत करना, वरना इस बार तो मैं सिर्फ तुम्हें पुलिस के हवाले कर रही हूँ। अगली बार एक माँ, एक बेगैरत माँ की जान ले लेगी। बोलते हुए सिया के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। करण ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। इंस्पेक्टर कनिका के पास आए और लेडीज इंस्पेक्टर को इशारा किया, तो लेडीज इंस्पेक्टर ने तुरंत कनिका को हथकड़ी पहनाना शुरू कर दी। कनिका ने अपने हाथ पीछे खींचे और बोली, दूर रहो मुझसे। अगले ही पल उस लेडीज इंस्पेक्टर ने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोली, अपने ही बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करती है और दूसरों के सामने अकड़ दिखाती है। जेल में चल, फिर तुझे बताती हूँ मैं। बोलते उस लेडीज इंस्पेक्टर ने कनिका को हथकड़ी लगा दी थी। कनिका गुस्से से करण को देख रही थी। तभी एक ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने एक शख्स आगे आया और कनिका की तरफ देखते हुए बोला, आपने मिस्टर सिंघानिया और मिसेस सिंघानिया पर जो भी इल्जाम लगाए थे कोर्ट में सब गलत प्रूफ हो चुके हैं।
आपके खिलाफ सारे सबूत पहले ही कोर्ट में दिए जा चुके हैं और आइंदा से आप ना ही मिस सुकून सिंघानिया से मिल सकती हैं और ना ही करण सिंघानिया पर मिस सुकून की कस्टडी का क्लेम कर सकती हैं। अगर आपने दोबारा मिस्टर सिंघानिया और मिसेस सिंघानिया या फिर मिस सुकून सिंघानिया के खिलाफ कोई भी साजिश रचने की कोशिश की तो कोर्ट आप पर सख्त कार्रवाई करेगा। उम्मीद है आप सुधरने की कोशिश करेंगे और कानून का मजाक बनाना बंद करेंगी। उस आदमी ने करण और सिया की तरफ देखा और बोला, थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया कानून के सामने सच लाने के लिए। विश यू ए हैप्पी लाइफ। बोलकर वह वहां से जाने लगा। कनिका गुस्से से सुकून की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में सुकून के लिए बेहिसाब नफरत झलक रही थी। तभी उसकी नजर इंस्पेक्टर की कमर पर लगी हुई गन पर गई। वो सुकून को देखते हुए मन ही मन बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। करण और सिया ने सुकून की तरफ देखा और उसके पास जाने लगे। कनिका ने बड़ी चालाकी से इंस्पेक्टर की कमर से गन निकाल ली। कोई कुछ समझता उससे पहले ही कनिका ने सुकून पर गन पॉइंट की और गोली चला दी। एक दर्द भरी चीख वहां पर गूंजी। जैसे ही कनिका ने गोली चलाई, करण के हाथ खून से भर गए और वो खून किसी और का नहीं, सिया का था। सिया के कंधे के नीचे गोली लगी थी, जहां से खून तेजी से बह रहा था। करण और सिया दोनों ने कनिका को सुकून की तरफ गन पॉइंट करते हुए देख लिया था। दोनों ही सुकून की तरफ तेजी से बढ़ गए थे। करण ने सुकून को अपनी गोद में उठा लिया और सिया सुकून के सामने आकर खड़ी हो गई। अगर वो सुकून के सामने आकर खड़ी नहीं होती तो गोली सुकून या करण दोनों में से किसी को भी लग सकती थी और सुकून करण की बाहों में छिपी थी, मतलब गोली करण को ही लगती। करण ने तुरंत सिया को भी अपनी बाहों में समेट लिया, लेकिन सिया उसके हाथ से निकलती ही जा रही थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत कनिका से गन छीन ली और लेडी इंस्पेक्टर ने उस पर हाथ भी उठा दिया। करण ने सुकून को छोड़कर सिया को तुरंत अपनी गोद में समेट लिया। सिया की आंखें बंद होती जा रही थीं। करण उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या किया तुमने लिटिल कैट? सुकून करण की तरफ देखते हुए बोली, सिया को ये क्या हुआ डैड? क्या अब सिया मर जाएगी? करण गुस्से से चिल्लाया, चुप, बिल्कुल चुप। कुछ नहीं होगा मेरी लिटिल कैट को। मैं मेरी लिटिल कैट को कुछ नहीं होने दूंगा। बोलते हुए उसने सुकून और सिया दोनों को अपने सीने से लगा लिया। सिया गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, शायद हम दोनों का साथ यहीं तक था मिस्टर लूसीफर, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये सिया आपसे और सुकून से बहुत प्यार करती है। बोलते हुए उसने अपना कांपता हुआ हाथ करण के गाल पर रखा। करण गुस्से से बोला, एक लफ्ज नहीं कहोगी तुम। मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मेरी सुकून का ध्यान रखिएगा मिस्टर लूसीफर। वो बोल रही थी लेकिन उससे बोला भी नहीं जा रहा था। करण ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसे बेतासा चूमने लगा। वो रोते हुए बोला, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना लिटिल कैट, तो ये कर सिंगानिया भी खत्म हो जाएगा। और कर सिंगानिया इतना कमजोर नहीं कि इतनी आसानी से खत्म हो जाए। बोलकर उसने सिया को अपनी गोद में उठा लिया और जल्दी से बाहर की तरफ आया। अतुल भी वहां पहुंच चुका था। उसने अपने एक बॉडीगार्ड को सुकून को संभालने के लिए कहा और करण और सिया के साथ साथ बाहर आया। करण सिया को गाड़ी की बैक सीट पर लेकर बैठा और अतुल गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर में सब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सिया को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर लिया गया था। डॉक्टर करण की तरफ देखते हुए बोले, आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर सिंघानिया, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। करण गुस्से से बोला, मुझे सिर्फ कोशिश नहीं चाहिए डॉक्टर, मुझे मेरी वाइफ सही सलामत चाहिए। कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए। बोलते हुए उसकी आवाज में एक वार्निंग थी। डॉक्टर उसका गुस्सा, उसकी फिक्र समझ सकते थे, लेकिन वो भी क्या ही कर सकते थे। वो तुरंत इमरजेंसी वार्ड में आए और सिया का ट्रीटमेंट शुरू किया। हर एक बढ़ते पल में करण को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुद की सांसें बंद हो रही हों। तकरीबन 2 घंटे बीत चुके थे और सिया की सर्जरी अभी तक चल रही थी। इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा करण एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठा था। उसकी आंखों में आंसू अपनी जगह बना रहे थे, लेकिन किसी तरह उसने खुद को रोक रखा था। सामने ही सानिया जी, कबीर जी और अहान के साथ सुकून थी, जो बार बार सिया के बारे में पूछ रही थी। अगर सुकून को सिया की गोली लगने के बारे में ना पता होता तो शायद वो उसे झूठ बोल देता, लेकिन सुकून सब कुछ जानती थी, इसलिए वो उससे झूठ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी वार्ड रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर करण की तरफ देखते हुए बोले,
आपकी वाइफ खतरे से बाहर है मिस्टर सिंघानिया। हमने गोली निकाल दी है, लेकिन उनका ब्लड लॉस काफ़ी हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें ब्लड की काफ़ी ज़रूरत है। पर हमारे पास ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं है, इसलिए आपको ओ पॉजिटिव ब्लड अरेंज करवाना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर करण हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लिटिल कैट, तुम सच में मेरी खून पीने वाली लिटिल कैट हो। डॉक्टर उसकी बात को समझ नहीं पाए। करण फिर से हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मुझे मेरी लिटिल कैट के पास ले चलो, उसे मेरी ज़रूरत है। अब शायद डॉक्टर उसकी बात समझ चुके थे। तुरंत करण के कुछ टेस्ट किए गए और उसे सिया के पास लेकर जाया गया। अब एक बेड पर सिया थी, तो दूसरे बेड पर करण। सिया को ब्लड करण दे रहा था। करण की नज़रें उसकी सिया पर टिकी थी, जो अभी बेहोश थी, और उसे देखते हुए करण के आंसू तकिए को भिगो रहे थे। वो हर एक उस पल को याद कर रहा था जब उसने सिया को परेशान किया था, उसे टॉर्चर किया था, और उसे मिस्ट्रेस बनाने वाली बात तो करण कभी भूल ही नहीं सकता था। वो उसे देखते हुए मन ही मन बोला, मुझे माफ़ कर दो लिटिल कैट, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बेहोश सिया की पलकें फड़फड़ाने लगीं। उसकी उंगलियों में हलचल होना शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली, और आंखें खुलते ही वो सीलिंग की तरफ देख रही थी। तभी उसे भी बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसने हल्का सा अपना चेहरा घुमाकर देखा, तो उसकी नज़र करण पर गई। दोनों के बेड भी बिल्कुल नज़दीक थे। करण को देखते हुए वो थोड़ी लंबी सांस लेने लगी। उसने अपना कांपता हुआ हाथ करण की तरफ बढ़ा दिया, तो करण ने भी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। दोनों के हाथ मिले तो उनकी उंगलियां आपस में उलझ गईं। सिया हल्का सा अपने होठों को हिलाकर बोली, आई लव यू मिस्टर लूसीफर। करण मुस्कराया और अपनी जगह से हल्का सा उठकर सिया के साथ लेट गया। उसने सिया को अपनी बाहों में समेट लिया, उसके सीने पर अपना सर लगाए। सिया की आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर उसे वो मिल चुका था जो उसे चाहिए था, एक पति, एक परिवार और खुशियों से भरी जिंदगी। करण ने उसके बालों को चूमा और बोला, आई लव यू टू लिटिल कैट, आई लव यू ए लॉट। बोलकर उसने एक बार फिर से सिया के माथे को चूम लिया। तभी बाहर दरवाजे से झांक कर उन्हें देख रही सानिया जी की आंखों में नमी आ गई। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि उन्होंने सिया की ममता पर सवाल उठाया। आज सिया ने जो सुकून के लिए किया, वो उसकी सगी माँ भी कभी उसके लिए नहीं करती। उन्होंने सुकून की तरफ देखा, जो वहीं चेयर पर बैठी सो रही थी और सिया सिया बड़बड़ाए जा रही थी। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और अंदर कमरे में लेकर आई। दरवाजा खुलने पर सिया और करण दोनों ने सामने की तरफ देखा। सुकून को देखकर सिया तुरंत उठने को हुई, लेकिन सानिया जी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे नामे इशारा किया और सोई हुई सुकून को उसके साथ सुला दिया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। सानिया जी उसके बालों को सहलाते हुए बोली, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे गलती हो गई। सिया रोते हुए बोली, माँ अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती, बस उन्हें प्यार करती है। उसकी बात सुनकर सानिया जी ने उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया। सुकून नींद में एक बार फिर से बड़बड़ाई, सिया, सिया तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। सिया ने तुरंत से उसे अपनी बाहों में समेटा और बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी सुकून, तुम तो मेरा सुकून हो। तुमसे अलग भला मैं कैसे रह सकती हूँ। कर्ण सरक कर उन दोनों के बिल्कुल करीब हुआ और उन दोनों को ही अपनी बाहों में समेट लिया। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर एक लड़की अपना सूटकेस लिए अंदर की तरफ जा रही थी। वो काफी हड़बड़ाहट में थी, जैसे वो बस यहाँ से भाग जाना चाहती हो। तभी अंदर की तरफ से आती हुई एक लड़की के साथ उसकी टक्कर हो गई, और जो लड़की अंदर से बाहर आ रही थी वो जोर से चिल्लाई, अंधी हो क्या। सनाया, जिसका ध्यान सामने की तरफ था ही नहीं, वो अपनी गलती मानते हुए बोली, सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। सामने खड़ी लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारी सॉरी का क्या करूं, तुम्हारी वजह से मेरी सारी ड्रेस खराब हो गई। उसकी बात सुनकर सनाया ने उस लड़की की ड्रेस की तरफ देखा, जहां उसके हाथों में पकड़ी हुई ड्रिंक गिर चुकी थी। एयरपोर्ट पर सनाया मिष्टी की तरफ देख रही थी, जिसकी सारी ड्रेस कॉफी की वजह से खराब हो गई थी। वो अपनी गलती मानते हुए बोली, सॉरी, मुझे दिखाई नहीं दिया। सामने खड़ी लड़की मिष्टी अकड़कर बोली, वो तो मुझे पता चल रहा है कि दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझसे टकरा गई। ब्लडी इडियट, ना जाने कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर लोग चले आते हैं। बोलते हुए वो वहां से जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए। उसकी नज़र सामने खड़े एक शख्स पर गई, जो उनकी तरफ ही देख रहा था। आहान को अपने सामने देखकर मिष्टी की आंखें बड़ी हो गईं। वहीं आहान भी अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाने लगा।
मिष्टी की बात सुनकर सनाया वहां से जाने लगी, लेकिन फिर मिष्टी की बात सुनकर वो भी वहीं पर रुक गई। जब मिष्टी एक्साइटेड होकर बोली, आहान तुम यहाँ? उसकी बात सुनते हुए सनाया ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो आहान को देखकर उसकी भी आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। कल रात की हर एक तस्वीर उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से चलने लगी और वो हल्का हल्का कांपने लगी। आहान उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। मिष्टी आहान की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ? तुम ठीक हो गए? बोलते हुए उसने आहान के कंधे पर अपना हाथ रखा। आहान ने एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए सनाया पर एक नजर डाली। मिष्टी आहान की तरफ देखते हुए बोली, तुम सोच भी नहीं सकते, जब मुझे पता चला कि मेरी वजह से तुमने सुसाइड कर लिया तब मुझ पर क्या बीती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मुझे तुम्हें चीट नहीं करना चाहिए था। पर तुम सोच नहीं सकते अब तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। सनाया का दिल धक से रह गया। मिष्टी की बातों से साफ हो गया था कि मिष्टी वही लड़की है जिसके लिए आहान ने सुसाइड की थी और जिससे आहान प्यार करता था। उसके दिल में एक टीस सी उठने लगी। वो तुरंत वहां से जाना चाहती थी, लेकिन उससे अपने कदम आगे बढ़ाए नहीं जा रहे थे। आहान अभी भी अपनी गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। सनाया नजरें चुरा रही थी। मिष्टी आहान की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद मैं भी इंडिया से चली गई थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे वापिस आते ही तुम मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर लेने आए हो। तुम अभी भी मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरी सारी गलतियां माफ करके मुझे यहाँ लेने आए हो। आहान बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, हाँ, यहाँ मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। मिष्टी के चेहरे पर शॉक्ड एक्सप्रेशन आ गए। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वो एक्साइटेड होते हुए बोली, क्या सच में हम शादी करेंगे? आई मीन, तुमने मुझे पूरी तरह से माफ कर दिया। अभी वो बोल ही रही थी कि वाइफ शब्द सुनकर ही सनाया की आंखों में नमी आ गई। वो तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और मिष्टी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, यहाँ मैं अपनी वाइफ को ही लेने आया हूँ। बोलते उसने सनाया को पीछे की तरफ खींचा तो सनाया ने पीछे की तरफ कदम लिए। उसकी पीठ आहान के सीने से लग गई। आहान ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसके गाल से अपना गाल लगाकर मिष्टी की तरफ देखते हुए बोला, ये मेरी वाइफ मिसिस सनाया आहान सिंघानिया। सनाया का दिल जोरों से धड़क उठा। मिष्टी की आंखें बड़ी हो गई। मिष्टी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, तुम ये क्या कह रहे हो आहान? मुझे पता है तुम अभी कुछ दिन पहले ही ठीक हुए, तो फिर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? ये लड़की कौन है? देखो, मैं जानती हूँ तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, तभी तो तुमने मेरे लिए सुसाइड किया। बट अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वो बोल ही रही थी कि आहान ने सनाया को अपनी तरफ घुमाया। सनाया ने अपना चेहरा झुका रखा था। आहान ने उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को अपनी तरफ ऊपर उठाया और बोला, मेरी तरफ देखो। सनाया ने अपनी नजरें ऊपर की तरफ उठाकर उसकी आंखों में देखा। आहान बेहद प्यार से बोला, क्या मेरी जगह तुम जवाब दे सकती हो? सनाया धीरे से बोली, पर किस हक से? आहान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और जहां पर मांग भरी जाती है वहां पर अपने होठों को रखकर बेहद प्यार से चूमकर बोला, क्या अभी भी बताना पड़ेगा? सनाया ने अपना सर नामे हिलाया और झट से आहान के सीने से लग गई। मिष्टी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने हो क्या रहा है। वो आहान की तरफ देखकर गुस्से से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो आहान? तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ सकते हो? अभी वो बोल ही रही थी कि सनाया उसकी तरफ घूमी और बोली, छोड़ा होने जाता है जो साथ हो। तुम्हारा किस्सा तो आहान की जिंदगी में कब का खत्म हो चुका है। वेल, थैंक यू उनकी जिंदगी से जाने के लिए। अगर तुम नहीं जाती तो आहान मेरी जिंदगी में कभी नहीं आते। मिष्टी गुस्से से सनाया को देखते हुए बोली, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। बोलकर वो आहान की तरफ देखने लगी। सनाया भी गुस्से से बोली, और मेरे हस्बैंड तुमसे बात नहीं करना चाहते। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है या फिर चाहती हो कि मैं अच्छे से समझाऊं? मिष्टी दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? सनाया भी बेहद गुस्से से बोली, शुक्र मनाओ कि सिर्फ बात कर रही हूँ, वरना तुमने जो हरकत आहान के साथ की थी उसके लिए तो तुम्हारा मुंह तोड़ देती। अब चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अब तक तो मैं सिर्फ अपने आहान की तरफ से बोल रही थी। मेरी जुबान तुमसे सुनी नहीं जाएगी। मिष्टी गुस्से से लाल होने लगी
उन दोनों को घूर कर देखते हुए वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद आहान ने दोबारा सनाया को अपनी तरफ घुमाया और बोला, नाराज हूं मैं तुमसे, बहुत नाराज। सनाया ने मायूसी से पूछा, क्यों? आहान उसकी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि जिस चीज से मुझे नफरत है तुम वही कर रही थी, मुझे छोड़कर जा रही थी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि कल रात जो हुआ उसके बाद? अभी वो बोल ही रहा था कि सनाया ने उसके होंठों पर अपने हाथ रख दिए और अपनी नज़रें झुकाकर बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम इसलिए मेरे करीब आओ क्योंकि कल रात हमारे बीच वो सब हुआ। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, जबरदस्ती का प्यार नहीं। बोलकर उसने नजर उठाकर आहान की तरफ देखा तो आहान के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो थोड़े शरारती अंदाज में बोला, वैसे एक चीज अधूरी रह गई सनाया। सनाया ने उसे सवालिया नजरों से देखा। आहान उसके चेहरे पर झुककर बोला, कल रात जो हुआ उसके बाद एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग बनती थी, लेकिन तुमने तो मुझे सॉफ्ट मॉर्निंग दे दी। अब मुझे मेरी वो अधूरी गुड मॉर्निंग पूरी करनी है। सनाया का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने अपने आसपास देखा। वो अपने आसपास देखते हुए बोली, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आहान बेहद शरारती और प्यार भरे लहजे से बोला, फिर तो मुझे जबरदस्ती का प्यार ही करना पड़ेगा। बोलकर उसने सनाया के होठों को अपने होठों में कैप्चर किया और उसे लिप किस करने लगा। सनाया की आंखें बड़ी हो गईं। इस जबरदस्ती के प्यार से तो उसे भी प्यार हो गया था। वो भी सब कुछ भूलकर आहान को पैशनेटली किस करने लगी। 10 महीने बाद सुकून डाइनिंग टेबल पर बैठी फोन पर कुछ देख रही थी। जैसे ही सिया सीढ़ियां उतर कर आई, सुकून उसकी तरफ भागी। उसे अपनी तरफ भागते हुए देख सिया थोड़ा संभल गई, क्योंकि उसके बेबी बम की वजह से उसे थोड़ा संभलना पड़ता था। वो 9th मंथ प्रेग्नेंट थी। तभी दरवाजे से करण अंदर आया। सामने सिया और सुकून दोनों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। सुकून उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे की तरफ लेकर आई और उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा। उसी वक्त सानिया जी और सनाया किचन से बाहर आई। दोनों के हाथ में एक एक ट्रे थी। खाने की चीज देखकर करण भी सिया के पास आया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर सिया खा क्या रही है, क्योंकि उसके खाने पर करण हद से ज्यादा ध्यान देता था। सानिया जी और सनाया अपनी ट्रे लिए सिया के सामने खड़ी थी और सुकून उनके बीचों बीच खड़ी थी। सुकून सिया की तरफ देखते हुए बोली, बताओ बताओ सिया, तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा है, मीठा या तीखा? मीठा बोलते हुए उसने सानिया जी के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे की तरफ देखा और तीखा बोलते हुए उसने सनाया के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे की तरफ देखा। एक में जलेबी, बर्फी, गाजर का हलवा, खीर और पेस्ट्री थी, तो दूसरे में फ्रूट चाट, आलू टिक्की, फ्राइड राइस और पनीर रोल थे। करण के चेहरे पर हंसी तैर गई, क्योंकि वो जानता था सुकून क्या जानना चाहती है। सिया ने मायूसी से सुकून की तरफ देखा और फिर बारी बारी से दोनों ट्रे की तरफ देखते हुए बोली, पेस्ट्री और पनीर रोल। उसका जवाब सुनकर सुकून ने अपने माथे पर अपना हाथ जोर से मारा और बोली, ओफो, ये कैसा बेबी है? मैं पता ही नहीं लगा पा रही हूँ कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। अगर मीठा खाता तो बेबी बॉय होता और तीखा खाता तो बेबी गर्ल, लेकिन इसे तो दोनों ही खाना है। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल? उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर हंसी तैर गई। वही सबसे ज्यादा लंबी मुस्कुराहट करण के चेहरे पर थी। करण सुकून के पास आया और झुककर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, या फिर आपको एक और सरप्राइज मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो सरप्राइज की जगह पर मुझे शौक मिल जाए। बोलते हुए सुकून ने मुंह बनाया। एक बार फिर से सब हंसने लगे, लेकिन सिया और करण के चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी वही थे। तभी आहान वहां पर आया। सुकून तुरंत से आहान की तरफ भागी और बोली, आप ही बता दो ना चाचू, मम्मा को बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल? आहान सोचने का ड्रामा करते हुए बोला, यह तो बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब तो चाची दे सकती हैं। सनाया तुरंत से बोली, मुझे खुद इस सवाल का जवाब चाहिए। सुकून ड्रामा करते हुए बोली, मुझे लगता है अब मुझे ही सिया की टमी में जाना होगा, ये जानने के लिए कि अंदर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। अचानक से सिया ने दर्द से एक आह भरी और अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया। करण तुरंत से घुटनों के बल नीचे बैठा और उसका हाथ थाम कर बोला, क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? हॉस्पिटल चलें? उसके पूछते पूछते ही सिया इस बार और भी ज्यादा दर्द से चिल्लाई तो करण के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वैसे भी सिया के 9 मंथ कंप्लीट हो चुके थे और किसी भी वक्त डिलीवरी होने वाली थी। उसने तुरंत से आहान को गाड़ी निकालने के लिए कहा। सिया को हॉस्पिटल लेकर जाया जाने लगा। कुछ देर बाद
सिया इमरजेंसी वार्ड में थी और करण के साथ बाकी सब बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी डॉक्टर बाहर आए तो सुकून जल्दी से डॉक्टर की तरफ भागी और बोली, यार अब तो बता दो, बेबी बॉय आएगा या फिर बेबी गर्ल? सोच सोचकर मेरे दिमाग की बैटरी डाउन हो गई है। डॉक्टर नीचे घुटनों के बल बैठा और सुकून की तरफ देखते हुए बोला, तो अब आप अपने दिमाग की बैटरी अच्छे से चार्ज कर लीजिए, क्योंकि एक बेबी बॉय है और एक बेबी गर्ल। सुकून एक्साइटेड होते हुए बोली, आपका मतलब डबल धमाका? सबके चेहरे पर खुशी झलक उठी थी। सब जानते थे कि सिया ट्विंस बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, लेकिन सुकून को यह बात आज पता चल रही थी। करण तुरंत से अंदर गया। डॉक्टर ने सिया की ड्रेसिंग वगैरह कर दी थी और अब सिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो होश में थी। तभी दो नर्स दोनों बच्चों को लेकर वहां पर आईं और उन्हें सिया के बेड पर लिटा दिया। करण अभी भी एकटक सिया की तरफ देख रहा था, लेकिन सिया ने अपना चेहरा घुमा रखा था। अभी तक उसने उन बच्चों की तरफ भी नहीं देखा था जो अभी अभी नर्स वहां पर लिटाकर गई थी। करण उसके बिल्कुल करीब आया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, आई लव यू लिटिल कैट। सिया बेहद धीमी सी आवाज में बोली, आई लव यू टू मिस्टर लूसीफर। करण सिया की तरफ देखते हुए बोला, बेबीज की तरफ नहीं देखोगी? सिया एक बार फिर से बोली, पहले सुकून चाहिए। करण मुस्कुराया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए और बोला, अब तो देखो। सिया ने अपना चेहरा नामे हिला दिया। करण ने अब बारी बारी से उसके दोनों गालों को चूमा और बोला, अब देखो। सिया ने एक बार फिर से अपना चेहरा नामे हिला दिया। करण मुस्कुराते हुए बोला, अभी तक सुकून नहीं मिला? सिया ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे वो सुकून चाहिए जिससे मुझे आपके प्यार का सुकून मिले। करण के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। तभी दरवाजा खुला और सानिया जी सुकून को लेकर अंदर आई। करण सिया की तरफ देखते हुए बोला, लो आ गया तुम्हारा सुकून। बोलकर वो पीछे हटने लगा, लेकिन सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आपके बिना यह सुकून अधूरा है। करण का मन किया कि अभी उसे अपनी बाहों में समेट ले, लेकिन दरवाजे पर सिया और बच्चों से मिलने के लिए लाइन लगी हुई थी और सबसे पहले खड़ी थी लाइन में सुकून। सुकून उन बेबीज की तरफ देखते हुए बोली, अब ऐसे क्या पता चलेगा कि इनमें से छोटा धमाका कौन सा है और बड़ा धमाका कौन सा है? बोलते हुए उसके चेहरे पर कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन थे। करण और सुकून के साथ साथ बाकी सबके चेहरे पर भी हंसी ठहर गई। वहीं करण और सुकून के चेहरे पर हंसी के साथ साथ एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार भी दिखाई दे रहा था। कुछ दिन बाद विंड स्टोन मिला। सिया और करण पूजा में बैठे थे और सिया की गोद में बेबी बॉय तो करण की गोद में बेबी गर्ल थी और उनके बीच में बैठी थी सुकून, जो पंडित जी को बार बार पूजा जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए बोल रही थी, क्योंकि उसे अपने धमाकों के साथ धमाका करना था। पंडित जी ने बच्चों के नाम पूछे तो सिया और करण दोनों ने बच्चों के चाचा चाची आहान और सनाया एक साथ बोले, करण और सिया रखेंगे। सिया और करण दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसी रात करीबन 1 बजे करण साइड बेड पर सोया हुआ था और दूसरे बेड पर सिया तीनों बच्चों के साथ सोई हुई थी। उसकी आंखें खुली तो उसने वक्त देखा। तीनों बच्चों को सुकून से सोए देख वो अपनी जगह से उठी और साइड बेड की तरफ आई, जहां पर करण उसका इंतजार करते करते सो गया था। उसकी फैली हुई बाह देखकर पता चल रहा था कि उसे सिया का कितना इंतजार था। सिया उसकी बगल में लेटी तो करण ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। सिया हैरानी से बोली, आप जाग रहे थे तो मुझे उठाने क्यों नहीं आए? करण ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और कड़बड़ लेकर उसे अच्छे से अपनी बाहों में समेटकर बोला, क्योंकि तुम इतने सुकून से सोई हुई थी, मेरा तुम्हें डिस्टर्ब करने का मन ही नहीं किया। सिया ने शिकायती नजरों से उसे देखा और उसके होंठों को तलब भरी नजरों से देखकर बोली, आप जानते हैं आपके बिना मैं बेचैनी से सोती हूँ। अब आप मुझे सुकून से सुलाइए। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो करण अपनी जगह से हल्का सा उठा और सिया के ऊपर झुक गया। सिया की मदोसी भरी नजरों को देखते हुए करण उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों पर अपने होठ रखकर बेहद प्यार से उसे किस करने लगा। सिया ने भी अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस दी और दोनों अपनी एक सुकून भरी दुनिया में खोने लगे। रात गहरी हो चुकी थी। पूरे घर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन करण और सिया की आंखों में नींद नहीं थी। बेबीज पास के करीब में चैन से सो रहे थे और सुकून अपने छोटे से बिस्तर पर अधूरी कहानी लेकर खर्राटे भर रही थी। करण धीरे से सिया का हाथ पकड़कर बोला, आज पहली बार मुझे लगा
कि एक मर्द का सबसे बड़ा सौभाग्य यही होता है जब उसकी दुनिया 3 अलग अलग मुकामों में बस जाती है। सिया की आंखें नम हो गईं। वो धीरे से मुस्कुराकर बोली, मुझे डर लगता था कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी या नहीं, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ने उस डर को मुझसे दूर कर दिया। करण ने उसके माथे पर एक लंबा सा चुंबन दिया। डर को देखना भी पड़े तो हमारे साथ, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। ये छोटा सा संसार हमारा है और हम इसके राजा रानी। वो दोनों बच्चों को देखकर मुस्कुराए। अचानक सुकून नींद में बड़बड़ाई, दीदी दूध पिएगी, लेकिन बबल्स वाला नहीं, स्ट्रॉबेरी वाला। सिया और करण हंस पड़े। करण ने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने नाम सोचा है? सिया ने आंखें बंद की और बोली, एक का नाम मैं रखूंगी और एक का तुम। डन, करण मुस्कुराया। कल सुबह नामकरण की पूजा रखेंगे, लेकिन आज की रात बस हमारी है। सिया ने अपना सिर करण के सीने पर रख दिया। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और कमरे के भीतर सिर्फ एक सुकून था, प्यार, परिवार और आने वाले कल का वादा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, वो एक नए आरंभ का संदेश लेकर आईं। पूरे घर में हलचल थी। आज नन्हे मेहमानों के नामकरण की रस्म थी। पूजा की थाली लेकर सिया की दादी आईं। उन्होंने एक एक बच्चे को गोद में लिया और बोली, इन दोनों के नाम प्यार से रखिए ताकि इनके जीवन में हमेशा मिठास बनी रहे। करण ने अपने बेटे को गोद में उठाया और बोला, इसका नाम मैं रखता हूँ ज्योत। इसका मतलब है रोशनी, क्योंकि जब से ये आया है तो हमारी जिंदगी उजालों से भर गई। सिया ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया और मुस्कुराकर कहा, और इस परी का नाम होगा आसना, मतलब वो जो स्नेह से जुड़ी हो, क्योंकि ये हमें जोड़ने वाली डोर है। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। बाद में करण और सिया छत पर अकेले खड़े थे। दोनों बच्चे उनकी गोद में थे। सिया ने आसमान की ओर देखा और कहा, कभी सोचा नहीं था कि टूटी जिंदगियां इतनी खूबसूरती से जुड़ सकती हैं। करण ने सिया की ओर देखा और बोला, क्योंकि तुमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और मैंने तुम पर यकीन। चारों तरफ ठंडी हवा बह रही थी। नीचे सुकून ने रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में छोड़ दिए। गुब्बारे ऊपर उड़ते गए, जैसे कोई दुआ ऊपर आसमान तक जा रही हो। सब बहुत खुश थे। दी एंड।